आपका इशारा बिल्कुल वाजिब है, प्रश्न बहुत ही गंभीर है और लोगों के अंतर मन की दशा को आपने झकझोड़ा है। बीजेपी मुसलमानों को बांटकर हिंदुओं को साथ लेकर सत्ता में बने रहना चाहती है और कांग्रेस हिंदुओं को बांटकर मुसलमानों को साथ लेकर सत्ता में फिर से वापस आना चाहती है। मूल बिंदु जो है, मूल उद्देश्य दोनों का सत्ता है सर, सिद्धांत कहाँ है? राजनीतिक दलों ने इस आजाद हिंदुस्तान के आम जनों को किसी न किसी विचारधारा में के नाम पर लोगों को उलझा करके उसका मानसिक शोषण किया है, मानसिक रूप से लोगों को गुलाम बना। इतनी सारी कुर्बानियों के बाद जिस समाज की परिकल्पना उन्होंने की थी, जिस राजनीति की परिकल्पना उन्होंने की थी, क्या आज वो पूरी होती नजर आ रही है आपको? नहीं। पुरोहित से पूछिए कि क्या तुमको जो तुम्हारे समाज में जो आईएएस हो गया है, क्या तुम्हारे समाज में जो एमपी मिनिस्टर हो गया है, वो तुमको किसी मुसहरों से ज्यादा समझता है? घर में बैठा करके चाय पिलाता है, लेकिन सच हम भी कहें सर, बीच में रोक। हाँ बोलिए बोलिए। जितनी बातें आपने कही सभी पैसे वालों के लिए है। बेरोजगारी उन्हीं की दूर हुई है, शिक्षा उन्हीं को मिला है, जातिवाद से अलग वही हुए हैं, धर्मवाद से अलग वही हुए हैं। जो जिनके पास पैसे नहीं है उनके पास बेरोजगारी आज भी है, जातिवाद से बंधे हुए आज भी हैं, शिक्षा उनको नहीं मिल रही। देखिए कल 15 अगस्त है और 15 अगस्त के दिन जो है हमारा पूरा देश की आज़ादी की 77वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। इन 77 सालों में देश में बहुत कुछ बदला है। हम बैलगाड़ी से हवाई जहाज तक पहुंच गए, बहुत कुछ बदलाव देश ने देखा है। तमाम जो सरकारें आई उन्होंने बहुत बदलाव किया, लेकिन एक चीज़ जो है वो आज तक नहीं बदल पाई है और वो है हमारी मानसिकता। हम आज भी जो है मानसिक गुलाम हैं। सवाल ये बहुत बड़ा है, कुछ लोग हंसेंगे कि हम कैसे मानसिक गुलाम हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे देश के लोगों के लिए कि हम आज भी मानसिक गुलाम हैं। हम किसी न किसी रूप से आज भी मानसिक रूप से गुलाम हैं। हमारे साथ बात करने के लिए राघवेंद्र कुशवाहा जी हैं, राजनीतिज्ञ हैं और जाप पार्टी से पहले जुड़े हुए थे। अभी जाप पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए फिलहाल जो है पप्पू यादव के समर्थक हैं। सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सर बात करेंगे विशुद्ध रूप से राजनीति से अलग हट करके, जो आपकी सोच है उस पर निर्भर करेगा। हमने सबसे पहला सवाल ये किया है कि क्या हम सच में आज़ाद हैं या हम आज भी मानसिक रूप से गुलाम हैं? देखिए, आजाद शब्द बहुत व्यापक शब्द है और आजादी में कई सारे आयाम हैं जिनको आपको रेखांकित करना पड़ेगा। वो आज़ादी सामाजिक आज़ादी हो सकती है, वो आज़ादी आर्थिक आज़ादी हो सकती है, वो आज़ादी राजनैतिक आज़ादी हो सकती है, वो आज़ादी सांस्कृतिक आज़ादी हो सकती है। ये 5-6 पहलू हैं मूल रूप से आज़ादी के विभिन्न आयामों का। आपका इशारा किस आज़ादी की ओर है, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। राजनीतिक रूप से हम कहीं ना कहीं आज भी जो है गुलाम है सर, मानसिक रूप से हम गुलाम है किसी। अब हम बात कर लेते हैं, उदाहरण दे देते हैं हम आपको। मोदी जी ने कुछ कहा, मोदी जी के समर्थक कुछ भी करने को उतारू हैं। कांग्रेस वालों ने कुछ कहा तो उनके समर्थक कुछ भी करने को उतारू हैं। हम अपने ही भाइयों पे तलवारें निकालने के लिए तैयार रहते हैं इन वक्त पे। नीतीश जी कुछ करते हैं तो मतलब लोग मानते हैं कि हाँ सही है नीतीश जी। लालू जी कुछ कह देते हैं तो लोग कहते हैं कि हाँ लालू जी सही है। तो ये गुलामी है ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बातों को मैं समझ लिया। जिसको आप गुलामी कह सकते हैं, बहुत सारे लोग उसको पार्टी का समर्थक कह सकते हैं, बहुत सारे लोग दलगत राजनीतिक धारणा के आधार पर लोग बटे हुए ऐसा भी बोल सकते हैं, सिद्धांत के आधार पर बटे हुए लोग भी कह सकते हैं। लेकिन मूल रूप से आपको देखना होगा कि दलों के विकास के संदर्भ में भारत में राजनीतिक दलों का विकास कैसे हुआ। जब आपका प्रश्न राजनीतिक गुलामी की ओर हुआ है तो राजनीतिक दलों का विकास की ओर देखना पड़ेगा। हमारे देश के संविधान में राजनीतिक दल की चर्चा नहीं है। यह जानकर के आपको आश्चर्य होगा, बहुत सारे श्रोता को भी आश्चर्य होता होगा कि यह संविधान विरोधी दल है क्या। जब भारतीय संविधान की अवधारणा की गई, इसको
हम लोगों ने स्वीकार किया और गणतांत्रिक तौर पर इसको लागू भी किया जब 1950 में, तो उस समय किसी भी राजनीतिक दल की इसमें चर्चा नहीं थी। जब 52 में 1952 में जब इलेक्शन होने की बात आई पहली बार, तो लोगों को लगा कि अब चुनाव कैसे होगा, सब लोग लड़ेंगे। तो उस समय संविधान में इस राजनीतिक पार्टियों का कोई जिक्र नहीं था, तो लोगों ने एक एक्ट लाया इंडिया में 1952 में, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, और उसके तहत लोगों ने चुनाव आयोग की गठन किया और उसके तहत फिर राजनीतिक दलों की शुरुआत हुई। नहीं तो चुनाव के पहले जो भारतीय संविधान में आज भी आप देखेंगे तो सीधे उल्लेख है कि बहुमत का नेता प्रधानमंत्री होगा। यानी हमारे देश में लोकसभा में 540 सीट है, तो संविधान बनाने वालों ने ये नहीं सोचा था कि विभिन्न 540 निर्वाचन क्षेत्रों से लोग, विभिन्न पार्टी के लोग आ जाएंगे। सीधे था कि उस क्षेत्र का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, कोई भी लड़ सकता है और कोई भी जीत करके आएगा तो उसमें सबकी सहमति से जो ज्यादा से ज्यादा लोग सहमति व्यक्त करेगा, नेता चुनेगा, बहुमत का नेता होगा प्रधानमंत्री। अधिक माने 51% जिसको वोट दे देगा। जिस तरह से आपने देखा होगा प्रमुख का चुनाव होता है, पहले जिला परिषद का चुनाव अध्यक्ष का होता था, ब्लॉक में प्रमुख का चुनाव सीधे निर्दलीय जीत के जाता है और अपने प्रमुख का चुनाव करता है। तो ये इस कॉन्सेप्ट को लेकर के लोगों ने संविधान में राजनीतिक दलों की चर्चा नहीं की थी। आपका इशारा बिल्कुल वाजिब है, प्रश्न बहुत ही गंभीर है और लोगों के अंतर मन की दशा को आपने झकझोड़ा है कि इस देश में जो राजनीतिक दल बने तो वह ठीक उसी तरह का एक गिरोह बना जो लोगों को शोषण और सब्जबाग का दिखा करके अपना मकसद या अपना उल्लू सीधा करने का एक मंच है। वो मैं भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, चुनाव भी लड़ा हूं, लड़ता भी हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि राजनीतिक दल एक निहित स्वार्थ के लिए गठित होता है और उसका नेता सत्ता को किसी तरह से अपने अंदर हथियाए, इसके लिए उसका उद्देश्य होता है। राजनीतिक दल बनाने का मतलब ये कि हम सत्ता हासिल करें और सत्ता पाने के लिए, दिखाने के लिए सिद्धांत कुछ दूसरा रहता है, पाने के लिए उसका व्यवहारिक पहलू दूसरा रहता है। सिद्धांत और व्यवहार में कहीं कोई तालमेल नहीं है राजनीति में। इसलिए मैं ये कहूँगा कि निश्चित रूप से राजनीतिक दलों ने इस आज़ाद हिंदुस्तान के आम जनों को किसी न किसी विचारधारा में के नाम पर लोगों को उलझा करके उसका मानसिक शोषण किया है, मानसिक रूप से लोगों को गुलाम बनाया है, उसका शोषण किया है। इसी गुलामी की बात। शोषण आप कब करेंगे किसी का? शोषण की प्रक्रिया में ही गुलामी आती है। आप जब किसी को गुलाम बना लेंगे, और कई बार ऐसा होता है कि गुलाम को पता नहीं चलता कि हम गुलाम। अंग्रेज क्या करते थे? जबरदस्ती आपको गुलाम बना के रखे थे। गुलाम है आदमी, सांस्कृतिक रूप से भी गुलाम होता है। कोई इस्लाम को मानता है, कोई बुद्धिज्म को मानता है, कोई क्रिश्चियनिटी को मानता है, कोई हिंदुइज्म को मानता है। वो गुलामी है, एक तरह का वो गुलामी है। ये दुकानदारी है, सांस्कृतिक दुकानदारी है। जो मजहब है, जो धर्म है, ये सांस्कृतिक तौर पर आप समझ सकते हैं ये मजहब की दुकान है। अलग अलग लोगों को विभिन्न तरह से शोषण करने का एजेंडा है मजहब। नहीं तो ऊपर वाले से नीचे वाले का तो डायरेक्ट कनेक्शन है, आत्मा और परमात्मा में तो डायरेक्ट संबंध है। अगला सवाल मेरा है सर कि इतिहास आपने भी पढ़ा होगा, इतिहास को आप भी जानते होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो इतिहास को जानते होंगे, मेरी जानकारी बहुत कम है। जिस विशुद्ध राजनीति की, जिस स्वच्छ समाज की परिकल्पना हमारे महापुरुषों ने की थी कि हमारा देश आज़ाद होगा, उसके लिए हमने कुर्बानियाँ दी है, और कुर्बानियों के बाद, इतनी सारी कुर्बानियों के बाद जिस समाज की परिकल्पना उन्होंने की थी, जिस राजनीति की परिकल्पना उन्होंने की थी, क्या आज वो पूरी होती नजर आ रही है आपको? नहीं, अंशतः तो कुछ कुछ परिलक्षित होता है, लेकिन पूर्णतः वो नहीं हुआ है। लेकिन यह भी सही है
कि जो हजारों सालों की जो जड़ता थी, हजारों सालों की जो विवशता थी, इस मात्र 77 साल में कई तरह से हम लोगों ने कई ऊंचाइयां पाई है। हमारी बेरोजगारी, हमारी भूखमरी, हमारे नंगापन, हमारी शिक्षा, हमारी और भी कई तरह की जातिवाद, छुआछूत, इन सब चीज़ों में हम लोगों ने एक अच्छा मुकाम पाया है। मैं इस बात से संतुष्ट हूँ। यह बात सही है कि इन 77 वर्षों में कई सारी मुल्कों ने हमसे बाद में आज़ादी लेकर के बहुत आगे अपनी वो ऊंचाई पा ली है, लेकिन हम लोगों ने उनसे पहले भी आज़ाद होकर के वो ऊंचाई नहीं पाई है जो हमसे बाद में आज़ाद होकर के हर दृष्टिकोण से हमारी हमसे ज़्यादा ऊंचा स्थान बनाया है उन्होंने। एक सच हम भी कहें सर, बीच में रोक के। हाँ बोलिए बोलिए। जितनी बातें आपने कही सभी पैसे वालों के लिए है। बेरोजगारी उन्हीं की दूर हुई है, शिक्षा उन्हीं को मिला है, जातिवाद से अलग वही हुए हैं, धर्मवाद से अलग वही हुए हैं। जो जिनके पास पैसे नहीं है उनके पास बेरोजगारी आज भी है, जातिवाद से बंधे हुए आज भी हैं, शिक्षा उनको नहीं मिल रही, सब कुछ तो है सर। आपने ये बात सही कहा। वास्तव में अगर बहुत गंभीरता से सामाजिक बुनावट की अध्ययन करेंगे तो दो ही वर्ग है, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग। लेकिन शोषण करने वाले लोगों ने विभिन्न तरह की जाति और संप्रदाय की संरचना करके आदमी का शोषण किया है। वरना अगर आप किसी चार गरीब को एक जगह बैठा दें, गरीब इसलिए भी गरीब है कि वह मानसिक तौर पर उन्नत नहीं है, शैक्षणिक तौर पर उन्नत नहीं है, सांस्कृतिक तौर पर उन्नत नहीं है। तो चार गरीब विभिन्न जातियों के बैठे हुए हैं तो जरूर वो जाति के आधार पर आपस में नफरत करेंगे। लेकिन चार अमीर विभिन्न जाति के एक जगह बैठे हुए हैं तो जाति के आधार पर नफरत नहीं करेंगे। यही वजह है कि एक ब्राह्मण कुल का बच्चा अगर आईएएस हो जाता है और उसी के साथ में अगर शूद्र कुल की लड़की भी आईएएस हो जा रही है तो दोनों में आपस में जरूर विवाह हो जाता है। एक दलित नेता अपनी शादी किसी शूद्र परिवार में कर लेता है अपने समान लेवल के आदमी में, तो उन लोगों में जो अमीर लोग हैं उसमें जातीय विद्वेष की भावना उस तरह की नहीं रहती है, क्योंकि वे मानसिक तौर पर थोड़ा सशक्त हो गए होते हैं, शैक्षणिक तौर पर थोड़ा सशक्त हो गए होते हैं और सांस्कृतिक तौर पर भी थोड़ा सशक्त हो गए रहते हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं वो आज भी उनके अंदर में शैक्षणिक तौर पर मजबूती नहीं है, आर्थिक तौर पर मजबूती नहीं है, सांस्कृतिक तौर पर मजबूती नहीं है, तो आज भी वो जाति के आधार पर आपस में नफरत करेंगे, धर्म के आधार पर नफरत करेंगे। उनको इंसानियत नहीं समझ में आती है। बड़े लोग को बहुत जल्द इंसानियत समझ में आ जा रही है। हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे, लेकिन मैंने जो छेपक दिया है उससे लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से बड़े लोग जो होते हैं जाति तोड़ कर आपस में शादी ब्याह बेटी रोटी का संबंध बनाते हैं और दूसरों को उल्लू बनाते हैं। वहीं आप देखेंगे कि एक गरीब पुरोहित जो पूजा कराता है, तिलक लगाता है, चंदन कराता है, दिन भर में 100 रुपया 200 रुपया भी नहीं कमा पाता है। बगल में वही मुसहर भी 300 रुपया कमाता है, लेकिन उसके साथ उठ बैठ नहीं करेगा। वो कहेगा क्या, तुम मुसहर है, तुम चमार है, तुम धोबी है, तुम उधर रहो, अलग रहो, हटो हटो हटो। लेकिन उस पुरोहित से पूछिए कि क्या तुमको जो तुम्हारे समाज में जो आईएएस हो गया है, क्या तुम्हारे समाज में जो एमपी मिनिस्टर हो गया है, वो तुमको किसी मुसहरों से ज्यादा समझता है? घर में बैठा करके चाय पिलाता है, लेकिन देखते हो वो लोग अपनी बेटी को किसी शूद्र आईएएस से ब्याह करा दे रहा है, अपने बेटा को किसी शूद्र बेटी से शादी करा दे रहा है। कहाँ दिखता है? नहीं, लेकिन वो समझ में नहीं आता है। तो मैं तमाम गरीबों से कहता हूं, ये गरीब लोग जागो और जातीय और सांप्रदाय की दीवारों को तोड़ो। तुमको लड़ना है अपने बहुत सारे अधिकारों के लिए जो तुम्हारा हक और हुकूक लूट रहा है तुम्हारे ही समाज का अमीर लोग। अंतिम सवाल मेरा है सर, देश में कई लोगों ने शासन किया, कई अंग्रेज आए, पुर्तगाल आए, मुगल आए, सबका एक ही मकसद था, सिर्फ सत्ता। हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे महापुरुषों ने एक ऐसी राजनीति
का परिकल्पना की जिसमें सिद्धांत हो, जनता का हित सर्वोपरि हो, ठीक है। लेकिन क्या आपको लगता है कि वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य है हमारे देश का, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सत्ता में आने के लिए पक्ष और विपक्ष में तो अभी दो ही हैं, बाकी जो पार्टियां हैं क्षेत्रीय पार्टियां के हैं, साथ है। लेकिन दोनों का मुख्य उद्देश्य सत्ता है सर। बीजेपी मुसलमानों को बांटकर हिंदुओं को साथ लेकर सत्ता में बने रहना चाहती है, और कांग्रेस हिंदुओं को बांटकर मुसलमानों को साथ लेकर सत्ता में फिर से वापस आना चाहती है। मूल बिंदु जो है, मूल उद्देश्य दोनों का सत्ता है सर, सिद्धांत कहाँ है? ये तो मैंने पहले ही कहा कि राजनीतिक दलों का सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत केवल हाथी के दो दांत जो इस तरह से होते हैं, दिखाने के और खाने के, और ठीक उनका सिद्धांत केवल दिखाने का है। व्यवहारिक तौर पर ये सत्ता किसी तरह से हथियाने का है। आपने बिहार के राजनीति में पिछले 5-7 सालों में देखा होगा कि वोट लिया जाता है किसी दूसरे गठबंधन से, फिर से वोट के महत्व को और जनता के मानसिकता को, जनता के जनमत का, जनादेश का बहिष्कार करके किसी दूसरे गठबंधन की सरकार बन जाती है, और फिर जनता को मूर्ख बनाया जाता है। जनता फिर इन लोगों के शब्दबाग में आकर के फिर से वही गलत निर्णय कर लेता है। तो जनता के पास में ये सोचने का अधिकार, जो सामाजिक एक्टिविस्ट है उसको भी जनता को जागरूक करना चाहिए। उसको बताना चाहिए कि तुम कहाँ पर धोखा खाते हो, और धोखा जो खाते हो तो कैसे ठीक होगे इसकी ओर। और जहाँ तक आपने कहा कि विभिन्न राजनीतिक दल हिंदू मुस्लिम को बांट उठ करके, तो आप तो हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं। यहाँ तो हिंदुओं में भी जातियां आधारित पार्टियां बन गई। कह रहे हैं कि बांट के करना चाहते हैं तो अब तो केवल हिंदू मुस्लिम की ही बात कहाँ रह गई। मुस्लिम में भी अब पसमानदा और अशरफी बटे हुए हैं, और हिंदुओं में भी कुशवाहा की अलग पार्टी, जादव की अलग पार्टी, अति पिछड़ों की अलग पार्टी, सवर्णों की अलग पार्टी, दलितों की अलग पार्टी, दलितों में भी दो, उसमें भी सब उच्च दलित, महादलित की अलग अलग पार्टी, सब दलित, सब जात में अब 2-2, 3-3 गो पार्टी। और ये कोई नया केवल ये बिहार में नहीं हो रहा है। जब सामाजिक आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था तमिलनाडु में, वहाँ बहुत पहले से जाति आधारित पार्टियां बनी हुई हैं। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम द्रविड़ आंदोलन शुरू हुआ था, पेरियार रामास्वामी नायकर ने सब शुरू किया वहाँ, और वहाँ बहुत पहले से ये सब चल रहा है। उसी का देखा देखी, जहाँ जब सामाजिक न्याय का आंदोलन जिस राज्य में फैला, वहाँ जाति आधारित पार्टियां बनने लगी। तो यह एक प्रक्रिया के तहत भी हो सकता है कि सामाजिक विकास के प्रक्रिया में इन सब चीज़ों का योगदान भी होता है। मैं मानता हूँ कि अप्रत्यक्ष रूप से योगदान होता है, लेकिन यह शिक्षा के अभाव में कहीं कहीं अपने मूल उद्देश्य से भटकता हुआ चला जाता है। तो मेरा स्पष्ट मानना है, आपने बहुत बिल्कुल जो मौजूद सवाल आज आपने रखा है आज के वार्तालाप में, मैं आपको इन सवालों के लिए आज़ादी के इस मौके पर आपने जिस तरह से जनता को के दिलों को कुरेदने का काम किया है, वह आज भी मौजूद है कि हम जब तक शैक्षणिक आज़ादी नहीं पा लेते हैं, जब तक हम सांस्कृतिक आज़ादी नहीं पा लेते हैं, तब तक हम आर्थिक आज़ादी नहीं पाएंगे, तब तक हम सामाजिक आज़ादी नहीं पाएंगे, तब तक हम राजनीति नहीं आज़ादी पाएंगे। इसलिए शिक्षा बहुत मूल तत्व है हमको आगे बढ़ने का। निश्चित रूप से ऐसे गरीब तबके के लोगों को जो आज भी पढ़ने से वंचित है, यह सरकार का भी काम है और सामाजिक कार्यकर्ता का भी काम है, राजनीतिक दलों का भी काम है, और हम और आप जैसे जो सामाजिक सोच रखने वाले कार्यकर्ता हैं, इनका भी काम है कि हम शिक्षा के प्रसार पर बहुत ध्यान दें, ताकि पढ़ लिख करके लोग सारी चीज़ों को समझ सके कि किस तरह से गिद्ध बन कर के लोग शोषण करता है नीचे के लोगों का। तो शोषण का शिकार वही व्यक्ति नहीं हो सकता है जो ज्ञान के स्तर से थोड़ा सा ऊंचा हो गया है। तो ज्ञान के स्तर को थोड़ा ऊंचा बढ़ाना है। आज़ादी के इस 77वीं वर्षगांठ पर हम सभी लोगों को यह संकल्प लेना चाहिए कि ज्ञान से जो वंचित तबका है उसको हम ज्ञान के स्तर से ऊपर उठाएं और इंसानियत की आवाज़ को बुलंद करें, मानवता का
प्रकाश सब जगह फैलाए, तब कहीं जाकर के समता, समानता और स्वतंत्रता की बात सतह पर आ सकेगी। चलिए, सवाल भी कई हैं, बातें बहुत लंबी हो सकती है, हम अपने इंटरव्यू को ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहते हैं। बहरहाल आप सुन रहे थे राघवेंद्र कुशवाहा जी को, इन्होंने अपनी बातें रखी हैं। आप लोगों से भी मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, क्या हम आज भी मानसिक रूप से गुलाम हैं? इस पे सोचिएगा और कमेंट में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।